नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, कल अपन ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, जिसमें अपन ने दर्पण के बारे में पढ़ा। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज दोस्तों हम पढ़ते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन से क्या क्या घटनाएं होती हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश के इस विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहूँ कि जब ये कहना चाहता है कि जब जैसे मान लो ये कोई सूर्य है, ये सूर्य है। सूर्य के यहां से अगर ये प्रकाश यहां आ रहा है, ठीक है, यहां सीधा जा रहा है, और किसी कारणवश ये प्रकाश ये ऐसे घूम जाता है या ऐसे घूम जाता है, सीधा नहीं जा पाता है। इसी घटना को अपन क्या कह रहे हैं? अपवर्तन कह रहे हैं। यानी ये सीधा सीधा कह रहा है कि जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश के इस विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसने बताया। फिर इसने इसने एग्जाम्पल दिया कि जैसे ही अपन कोई पेंसिल किसी टब जो पानी से भरा हुआ है उसमें डालते हैं तो पेंसिल थोड़ी सी विचलित हुई होती हुई दिखाई देती है, यानी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो वो किसके कारण हो रही है? कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, दिशा का यह परिवर्तन गति में परिवर्तन के कारण होता है। उदाहरण के लिए, जब प्रकाश वायु से जल में जाता है तो यह धीमा हो जाता है, जिससे यह एक अलग कोण या दिशा में यात्रा करने लगता है। क्या कहना चाहता है? कि जब प्रकाश वायु से जल में जाता है, वायु से जल में जाता है, तो यह धीमा हो जाता है, जिससे यह अलग कोण या दिशा में यात्रा करने लगता है। अपवर्तन के उदाहरण: पानी में चम्मच का टेढ़ा दिखाई देना, पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये क्या है? जब अपन देखते हैं किसी गहरे पानी में अगर किसी मछली को देखेंगे ना, तो वो हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यानी उस मछली की गहराई कम दिखाई देती है। नहीं तो एक्चुअल में वो बहुत गहरे पानी में होती। जब पानी के गिलास में अपन सिक्का डालते हैं, जैसे मान लो ये कोई गिलास है, इस गिलास में अगर मैं कोई सिक्का डालता हूं यहां पर, तो ऊपर से देखने पे वो सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, करीब यहां दिखाई देगा। तो ये भी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है दोस्तों। ठीक है, आगे की बात करते हैं अपन। आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है आपतित किरण, या आपतित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, देखो ये क्या कहना चाहता है कि जैसे यहां से कोई किरण, आपतित किरण, यानी यहां से कोई प्रकाश की किरण आई, ठीक है, इसे तो अपन क्या कह दिए? आपतित किरण। ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकंड। ये डॉट डॉट वाली जो लाइन है ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है, यहां जो कोण बना है ये वाला, इसको अपन ने कहा आपतन कोण। क्या कहा? आपतन कोण। फिर यहां ये किरण जो यहां थोड़ी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ी सी यहां झुक गई, तो इसे अपन ने कहा अपवर्तित किरण। और ये जो बड़ा कोण, ये कौन सा बना? अपवर्तन कोण बना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब माध्यम की बात करते हैं, मीडियम की, कि माध्यम क्या चीज है। देखो, सघन माध्यम होता है एक तो, और एक होता है विरल माध्यम। ठीक है, यदि प्रकाश की घनत्व अधिक है तो माध्यम में प्रकाश की गति कम होगी। यानी सघन माध्यम किसे कहते हैं? यदि प्रकाश ये घनत्व अधिक है तो माध्यम में प्रकाश की गति कम होगी, और कम गति के कारण ही हम उसे सघन माध्यम कह देंगे। विरल: यदि प्रकाश की घनत्व कम है तो माध्यम में प्रकाश की गति अधिक होगी, जिसे हम विरल माध्यम कहेंगे। माध्यम, जब जब प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम तक जाता है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। यानी ये क्या कहना चाहता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो यह
किसकी ओर, अभिलंब की ओर झुक जाता है। किसकी ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताया है। इसके बाद बता रहा है ये कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये अभिलंब से दूर हो जाता है। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि प्रकाश की किरण इधर से आई, ठीक है, जानी तो चाहिए थी ऐसे लेकिन चली गई ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक विरल माध्यम हो गया। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बताता है कि माध्यम में प्रकाश कितनी तेजी से गतिमान होता है। क्या कह रहा है कि प्रकाश कितनी तेजी से गतिमान होता है, ये बताता है। ठीक है दोस्तों, अपवर्तनांक का जो माध्यम होता है ना, अपवर्तनांक बताता है कि माध्यम में प्रकाश गतिमान होता है। ठीक है, ये बता रहा है। उसके बाद देखो ये बता रहा है, यह प्रकाश के घनत्व के लिए समानुपातिक होता है और माध्यम में प्रकाश की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी म्यू बराबर 1/v। 1/v का मतलब चाल हो गया, v बराबर c/v। ठीक है, अर्थात प्रकाश की चाल, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की गति या निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किसी माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है c/v। अगर किसी वस्तु का अपवर्तनांक निकालना है तो उसकी प्रकाश में गति कितनी होगी, अर्थात c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड और या v किसका, प्रकाश की चाल। क्या लेंगे, यहां माध्यम में प्रकाश की चाल ये लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें बता रखा है। इसके बाद बता रखा है हमें कि भिन्न भिन्न माध्यम में ये चाल बता रखी। देखो, स्पीड ऑफ लाइट, यानी एयर में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ग्लास में चाल 2 × 10⁸ होती है। पानी में 2.25 × 10⁸ होती है और डायमंड में 1.25 × 10⁸ होती है। अर्थात इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होगा, ग्लास का 1.5 होगा, पानी का 1.33 होता है और डायमंड का कितना होता है, 2.41। क्या, अपवर्तनांक। क्या होता है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तनांक ये दे रखा है, पानी का 1.33, डायमंड का 2.41, ग्लास का 1.5 हो गया और एयर का 1 हो गया। ठीक है, ग्लास के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक अगर निकालेंगे तो 1.33/1 ग्लास के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलता है वो नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कि ग्लास के सापेक्ष, तो ग्लास का कितना है 1.5, पानी का तो 1.33। ठीक है, तो ये हो गया। मेटेरियल मीडियम क्या हो गया, एल्कोहल का 1.36 हो गया, केरोसिन का 1.44 हो गया, फ्यूज्ड का 1.46 हो गया, तारपीन तेल का 1.47 हो गया, बेंजीन का 1.50 हो गया, क्राउन ग्लास का 1.52 हो गया। और ये सारी चीजें अपन को बता रखी। फिर बात आती है, देखो स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहना चाहता है कि एक सूत्र है जिसका उपयोग आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच का संबंध वर्णित कर दिया जाता है। यानी साइन आई बटे साइन आर, यानी म्यूट्यू, यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक होता है साइन आई बटे साइन आर। यानी साइन आई बटे साइन आर क्या होता है, μ2/μ1। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहां से ये हो गया। ये देखो क्रांति कोण। ठीक है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है क्रांति कोण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया, ये सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। ये यहाँ से म्यू साइन सी बराबर 1 अब यहाँ आपतन कोण अभिलंब कोण कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान रख दिया। ठीक है दोस्तों, आगे आओ। आगे देखो, हमें दे रखा है मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और क्रिटिकल कोण दे रखा है। ठीक है, तो कोण दे रखा है, यहाँ कोण कितना दे रखा है, ये देखो यहाँ हमें कोण दे रखा है 24 डिग्री, 49 डिग्री, 42 डिग्री। ठीक है, डायमंड का कितना, दो, रिफ्रैक्टिव यानी अपवर्तनांक कितना हो गया 2.4 यानी 24 डिग्री, वाटर का 1.33 हो गया 49 डिग्री, ग्लास का 1.5 हो गया और 42 डिग्री। ठीक है,
अब बात आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। किसकी आती है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। जब आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है तो प्रकाश अपवर्तन के बजाय पुनः सघन माध्यम में परावर्तित हो जाता है। घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। साइन आई बड़ा हो गया और ये आर छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो ये बता रहा है कि हीरे का चमकना, मरीचिका का बनना, प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोप, ये क्या है? सब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना है। इसके बाद देखो, इसके बाद बता रखा है इन्हें डेंसर रेयर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। यानी ये क्या कहना चाहता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक फुल कंडीशन क्या है कि यह तभी होगा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, तभी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अन्यथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है लेंस की। लेंस क्या है? देखो लेंस, ये इसे अपन कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, यानी उत्तल लेंस। ये होता है अवतल लेंस। देखो उत्तल लेंस की परिभाषा क्या है कि वो किनारों से तो पतला होता है। उत्तल लेंस, अगर उत्तल लेंस की बात करें तो वो किनारों से तो पतला होता है और बीच में से क्या होता है? मोटा होता है। अवतल लेंस की बात करें, कॉनकेव लेंस की, तो वो किनारों से तो मोटा होता है और बीच में से पतला होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है? उत्तल अवतल लेंस के बारे में ये बता रखा है। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं अपन। ये देखो टर्म यूज ऑप्टिक, इसमें देखो लेंस का यूज लिया अपन ने। ये मुख्य अक्ष होती है। कोई वस्तु अगर मुख्य अक्ष के, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो फोकस से गुजर रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, फोकस से गुजर रही है। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गुजरी, ये भी फोकस से गुजरी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस से गुजरेगी और फोकस से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। ठीक है। ये क्या होता है कि फोकस से निकलने के बाद ये फोकस पे मर्ज हो जाती है सारी की सारी। ठीक है। यहाँ पर कॉनकेव मिरर में क्या होगा? कॉनकेव लेंस में देखो ये फोकस से गुजर रही है, तो ये क्या है? डाइवर्ज कर दिया इसने, प्रकाश की किरणों को क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया, और यहाँ जाके ये फोकस पे मिल रही है यहाँ। ठीक है दोस्तों। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण नियम। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर यदि आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, ये चीज अपन ने समझा ही दी है। ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या कह रहा है ये? इसके बाद कह रहा है कि देखो इसके मुख्य फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी मेन बात क्या है कि मुख्य फोकस से अगर कोई किरण गुजर रही है तो वो अपवर्तन के बाद या आपतित अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी? उसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये समांतर हो गई। ये फोकस से आई, ये समांतर हो गई, ये फोकस से आई और ये समांतर हो गई। ठीक है। प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? सीधी चली जाती है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब F2 पर बनता है। यह अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब F2 पर बनता है। यह अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, वस्तु अनंत पर होगी ना तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा और वास्तविक और अत्यधिक छोटा और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर बात आती है जब वस्तु 2F पर होती है तो प्रतिबिंब F और 2F के बीच बनता है। यह छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। मतलब ये दो कंडीशन होती हैं। किसमें होती हैं? ये उत्तल लेंस में होती है। उत्तल लेंस में कि जब वस्तु F पर हो, अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, और जब वस्तु 2F1 पे होगी तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा। ठीक है, ये अपन को दे रखा है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये दिखा रखा है इसने कि ये सारी कंडीशंस बता रखी हैं इसने। जब वस्तु 2F1 पर होती है तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनती है। यह वस्तु के समान आकार की होती है, वास्तविक और उल्टा होता है।
जब वस्तु 2F1 के बीच 2F1 और F1 के बीच होती है तो प्रतिबिंब 2F2 से परे बनती है। ये बढ़ा हुआ वास्तविक और उल्टा होता है। जब वस्तु F1 पर होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होता है। ये अत्यधिक बढ़ा हुआ वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन को बताना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आता अपने पास ये चैप्टर, ये अवतल लेंस के बारे में आ गया कि अवतल लेंस क्या है। ठीक है, ये देखो अवतल लेंस, यह आपतित प्रकाश को अपसारित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, अपवर्तन के बाद वह फोकस से गुजरती है। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने बता ही दिया। फोकस की तरफ आती हुई प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर ये देखो, ये वही इसने बता रखे हैं कि प्रकाश के केंद्र से गुजरी हुई प्रकाश की किरणों का विचलन नहीं होता। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब F1 पर बनता है। यह अत्यधिक छोटा आभासी सीधा होता है। जब वस्तु अनंत पर और 0 के बीच होती है तो प्रतिबिंब F1 और F2 के बीच में बनता है। यह छोटा आभासी और सीधा होता है। ठीक है दोस्तों, ये बता दिया अपन ने। इसके बाद 13 में ये दे रखा है, इसने आवर्धन का सूत्र दिया है। अब देखो लेंस की शक्ति के बारे में लेंस की शक्ति, यह फोकल दूरी में व्युत्क्रम होता है। प्रकाश की किरणों के अभिसरण और विचलन की क्षमता शक्ति के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, यानी P=1/F होता है। यूनिट इसकी क्या होती है, शक्ति की डायोप्टर होती है। ठीक है, रही बात आवर्धन क्षमता की, तो आवर्धन क्षमता यहाँ से देख सकते हैं अपन कि आवर्धन क्षमता क्या है, मैग्निफिकेशन, यानी M=HI/HO यानी V/U। ठीक है, अपन ने उसमें देखा था दर्पण में माइनस होती है और लेंस में माइनस नहीं होती है, इससे कोवेंट स्पेरिल। ठीक है, ये डायग्राम दे ही रखा था। इसके बाद अपन यहाँ आते हैं, ये अपन को क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में बताया गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई का एक अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की दूरी क्या है। तो यहाँ बता दिया, ये F=-20 लिया, क्यों, क्योंकि वस्तु के पीछे बनता है। V=-15 हो गया, ये हो गया, यहाँ से ये -60 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है और इसमें भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं अपन को, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ अपना ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे दोस्तों। मुझे लगता है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करने ना भूलें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।